नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लीगल हेल्पलाइन एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसके अंदर हम हर रोज आपकी जिंदगी से जुड़े मसलों के समाधान के लिए आपके सामने हर रोज एक ऐसे विषय के साथ हाजिर होते हैं जिस पर आपकी जो समस्याएं हैं उसको तो हम दूर ही करते हैं, साथ ही साथ कानूनी जानकारी भी आपको देते हैं। और इस विषय पर आज जो है काला कानून से जुड़े हुए विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि इस विषय से संबंधित तमाम जानकारी आपको देंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम काले कानून से जुड़ी हुई जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। सर, सबसे पहला और अहम सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले अपने दर्शकों को वो नंबर दिखा देते हैं जिस पर वो कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 012061279337 पर कॉल करिए या फिर 012061279338 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, काला धन से जुड़े हुई जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे, कानूनी जानकारी आपको देंगे। परमानंद पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि कानून में काला धन कैसे परिभाषित किया जाए सर? देखिए नेहा जी, काला धन में के मतलब हम ये समझते हैं कि जैसे किसी की आमदनी हो रही है कुछ और उसका आप टैक्स नहीं दे रहे हैं और उसको छिपा रहे हैं या गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, वह सही तरीके से कमाया हुआ धन नहीं है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग करके वो कमाया हुआ धन है या अवैध तरीके से जो अर्जित किया हुआ धन है जिसके बारे में हम किसी को कोई जानकारी नहीं देते हैं, वो काला धन की श्रेणी में आता है। अगर हम टैक्स देते हैं किसी चीज पर, मान लीजिए हम नौकरी करते हैं या कुछ और करते हैं तो और उस पर हम टैक्स देते हैं तो वह एक तरह का काला धन नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए जिसने दुकान किया है या कोई और भी काम कर रहा है, वो दुकान किया हुआ है, वो तरीका तो वैध है कमाने का, उसका तरीका ठीक है, लेकिन उस तरीके से कमाए हुए धन पर वो टैक्स नहीं देता है, इसका मतलब वो काला धन बना रहा है। उसकी आमदनी अगर 5 लाख रुपए की हो रही है और दिखा रहा है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने का, तो निश्चित तौर पर वो 3 लाख रुपए छिपा रहा है जो काले धन की श्रेणी में माना जाएगा। और ये केवल वो अपने लिए कर रहा है, उससे समाज का और देश का अहित हो रहा है, तो इसको ही काला धन माना जाता है। अब मान लीजिए कुछ चीजों पर सबकी एक नियत वो तय कर दी गई है कि कितना आपका होगा काला धन के बाद का। जैसे आपने 1 लाख रुपए से अधिक बिजली का बिल दिया आपने तो दिया है, तो आपको इनकम टैक्स देना चाहिए ये और बताना चाहिए कि हमने 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का बिल दिया है। या आपने फॉरेन ट्रेवल किया है, विदेश की यात्रा की है और विदेश यात्रा पर अनाप शनाप खर्च किए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं, वो भी एक काले धन में आ जाएगा और उसको रखेंगे। जैसे आपने बैंक डिपॉजिट किया और एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने बैंक डिपॉजिट किया है और वो भी सेविंग बैंक अकाउंट है किसी चीज में, तो निश्चित रूप से वो काला धन के रूप में माना जाएगा। ऐसे ही जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, जैसे कोई आदमी स्मगलिंग करता है और स्मगलिंग करने में उसको अकौत पैसा की आमदनी होती है, वो उसको अकाउंट पार नहीं कर सकता है, तो जो वह एक तरह का काला धन। जैसे कई नौकरियों में करने वाले लोग होते हैं, घूसखोरी का पैसा लेते हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए है या 80,000 या 1 लाख रुपए है, लेकिन वो घूसखोरी में 20 लाख रुपया कमाते हैं, निश्चित रूप से वो उसको हिसाब किताब उसका नहीं देते हैं, तो वो भी एक काला धन में माना जाएगा। यही काले धन की परिभाषा होती है, जो वैध न हो, जिसको आप उजागर न कर सकते हो, वही काला धन की श्रेणी में आता है। जी सर, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई संपत्ति या आय टैक्स के दायरे में नहीं आता हो तो भी क्या उसका रिटर्न भरना चाहिए, अनिवार्य होता है? जी देखिए, अनिवार्य तो नहीं है लेकिन जरूरी इसलिए माना जाता है कि अगर मान लीजिए आपका सीमा से बाहर का आमदनी हो रही है, और देखिए इनकम टैक्स भरना यहाँ कोई हिंदुस्तान में जरूरी नहीं है इनकम टैक्स, लेकिन जरूरी तब हो जाता है जब आप उस सीमा के ऊपर चले जाते हैं और आप नहीं भर रहे हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न का 12 लाख रुपए प्रति पर एनम कर दिया गया इसी बजट में, लेकिन वो बजट लागू होगा अप्रैल के बाद से, तो 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अभी तक था,
आप 10 लाख रुपए के ऊपर की राशि को अगर नहीं बताते हैं तो ये आपका काला धन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये छिपाने का तरीका है। इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल करें, हालांकि रिटर्न फाइल करना ज्यादा जरूरी होता है कि आप रिटर्न फाइल करिए, लेकिन अगर मान लीजिए उस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, उस सीमा के भीतर नहीं आ रहे हैं, तो आपको वो उसका रिटर्न फाइल करना कोई जरूरी नहीं है। वो जरूरी तभी बनता है जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, तब आपको जरूरी बनता है। जी ठीक है सर। आयकर विभाग सर कब छापा मार सकता है और किन नियमों का पालन करना होगा? देखिए, आयकर विभाग को जैसे ही कोई सूचना मिलती है, उसको मान लीजिए गुप्त सूचना मिली है कि ये नेता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई नेताओं के घर पर अभी कानपुर में एक छापा पड़ा गया जिसमें एक नेत्र के व्यापारी के घर से 250 करोड़ रुपए मिले कैश, वो अलमारी में छिपा हुआ। तो अगर कोई इस तरह की गुप्त सूचना मिलती है उसको, आयकर विभाग के लोगों को, कि देखिए इनके पास जो आमदनी है उस आमदनी पर वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और दूसरी चीज है इनके पास कैश रुपया पड़ा है, वो बैंक में भी नहीं है, बैंकिंग सिस्टम से दूर रखे हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम में होगा तो कम से कम उस पैसे का कोई न कोई उपयोग हो जाएगा और लोगों के पास जाएगा, तो एक सर्कुलेशन में पैसा रहेगा, तो वह तो एक अच्छी बात हुई। लेकिन 250 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया कुछ लोग अपने घर की अलमारी में छिपा कर रख देते हैं, कुछ लोग दीवारों में चुन करके रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसको माना जाएगा कि ये ब्लैक मनी है, ये ब्लैक रुपया है, ये ब्लैक मनी है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि आपको अगर कोई सूचना मिलती है तो इनकम टैक्स अधिकारियों को पूरा अधिकार होता है कि वो जाकर के उसको जांच करें। सर्च एंड सीजर, उसमें क्या है कि वो सर्च भी करेंगे और उसको सीज भी कर लेंगे। जैसे पता चला कि आपका लॉकर है, लॉकर में आपके 5 किलो 10 किलो सोना रखा हुआ है, किसी स्त्री का जेवर रखा हुआ 10 किलो 5 किलो जेवर आपने लॉकर में रख दिया है, और उस लॉकर का आप कोई रसीद नहीं दे पा रहे हैं कि हमने ये जेवर खरीदा और कब खरीदा, ये आभूषण खरीदा अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, या किसी के लिए भी हमने आभूषण खरीदा है, तो आभूषण की कोई रसीद तो होगी कि जब आपने खरीदा है। और नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको सीज करने का, उसको जब्त करने का अधिकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास होता है, और वह सर्च एंड सीजर के तहत उसको पकड़, उनको यह भी अधिकार होता है कि वह आपके घर का दरवाजा तोड़ करके और उसका पता लगाएं। उनको ये अधिकार होता है कि अलमारी का दरवाजा तोड़ करके और उसको खींच के निकालें, कि उनको अगर ये पता चल गया है कि इस अलमारी के भीतर इतना रुपया रखा हुआ है और इतना नहीं रखा हुआ है और उससे थोड़ा कम बहुत होता है, तो उनको इस आधार पर कोई कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिकार मिला हुआ है, तभी वो करते हैं, तभी छापा मारते हैं, तभी सर्च एंड सीजर करते हैं उसका। जी सर, ये भी बताइए कि जिनके घर छापा पड़ता है उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या हक होते हैं? देखिए, किसी के घर छापा पड़ता है तो किसी के, तो ये ढंग का ऐसा नहीं है कि आप, ये कानून का जंगल राज नहीं है। अगर किसी के घर छापा पड़ता है तो आप पहले अधिकारी से पूछ सकते हैं कि आपको छापा आप क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है छापा डालने का, कोई कारण तो बताइए आप कि किन कारण से हमारे घर में आप छापा डाल रहे हैं, या हमारे आवास पर डाल रहे हैं, या कहीं भी डाल रहे हैं, हमारे फार्म हाउस पर डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। तो वो अधिकारी उस चीज को, उसको सूचना मिली है कि आपके यहाँ इतना ब्लैक मनी छिपाई गई है, हम उसके आधार पर वहां पर आप छापा मारें। और हमको अधिकार है कि हम वकील से कंसल्ट कर सकते हैं, कि पूछें कि देखिए आप छापा मार रहे हैं, सही मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, ये इस चीज को बताएं। मुझे ये भी अधिकार है कि आप ले आए, 2 विटनेस को ले आए, और जो भी चीज सर्च कर रहे हैं उस सर्च करने की एक पूरी सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए कि आपने क्या चीज हमारे घर से पकड़ा है, और उस सूची का आप बताएं। वो दोनों गवाहों के निशान होने चाहिए, और मालिक का होना वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि मालिक के सामने दिखा बहुत सारी चीजें आप ले आके रख दीजिए हमारे घर में और वो चीज पाई नहीं गई है, तो हम कैसे इस चीज को मान लेंगे। आप 2 प्रतिष्ठित लोगों को ले आइए, प्रतिष्ठित का मतलब जो जान पहचान के मारे, और उनमें आप बताइए कि देखिए ये गवाह है, हमने इनके सामने छापा मारा है, और ये पुलिस है, पुलिस के सामने ये छापा मारा गया है, कोई इनके साथ ज्यादती नहीं की गई है, और इस ज्यादती में ये चीजें हमें मिली हैं, तो हमने इसको
छापे में इनको सीज किया है, इनकी जब्ती की है। और ये तो मालिक का अधिकार है, वो जिसके पास गया है वो अधिकार है कि पूरी तरह से इस चीज को निश्चित तौर पर देखे कि हमारे यहाँ जो छापा मारा गया है उसमें 2 प्रतिष्ठित लोगों को गवाह के तौर पर रखा गया है कि नहीं, पूरी सूची उसकी बना करके हमको प्रतिलिपि दी गई है या नहीं। अगर नहीं दी गई है तो उसको मांगे एक ग्राउंड तैयार करें, उसी ग्राउंड के आधार पर उसको राहत मिल जाएगी। ये और अब ये बताइए कि संपत्ति की जब्ती से जुड़े हुए क्या कानून है? नेहा जी देखिए, संपत्ति की जब्ती के वाले इसको सर्च एंड सीजर में ही प्रोसीजर आ गया कि कब जब्त कर सकते हैं आप। मान लीजिए हमारे पास ऐसी संपत्ति हुई है और जो सब सीज किया है, उन्होंने सर्च किया है, उस सर्चिंग में हमको ये मिला है कि इसका हम कोई हिसाब किताब ही नहीं दे सकते हैं, तो सीज करने का उनको पूरा अधिकार है। जैसे किसी के लाकर में पैसा जेवर रखे हुए हैं और अकूत जेवर रखे हुए हैं जिसको कि हम कल्पना नहीं है, गिन भी नहीं सकते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर वो उसको सीज करने का अधिकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज को होता है। वो इस चीज को देखेंगे कि क्या आपने इसका सही हिसाब किताब रखा है कि नहीं रखा है, और नहीं हिसाब किताब रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो सीज करने का, उसको जब्त करने का अधिकार उनको पूरी तरह से होता है। नहीं, अगर हिसाब किताब आपने ठीक से रखा है, पूरा आपने लिस्ट बना के रखी है और आपने उसका रसीद दी है, तो वो जब्त नहीं करेंगे। जब्त तो तभी करेंगे जब उनको हिसाब किताब उसका नहीं मिलेगा। ये तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अधिकार होता है। अब आप देखिए कि ब्लैक मनी क्या, जैसे होता क्या है कि लोग पहले तो अभी थोड़ा कम हो गया है। पहले की स्थिति थी कि अगर आप माने 20 लाख रुपए में मकान खरीदते हैं तो 20 लाख रुपए के मकान में ये मान के चलते थे कि 50% यानी 10 लाख रुपया तो आप बाई चेक देंगे और 10 लाख रुपया आप बाई कैश देंगे। तो कैश में जो पैसा आया है उसे अकाउंट में गया नहीं, अकाउंट में नहीं गया, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं गया, बैंकिंग सिस्टम में नहीं गया तो बैंक में वो सर्कुलेशन नहीं हुआ, सर्कुलेशन मनी नहीं हुआ तो केवल वो आपके लिए आ गया, रह गया। तो इस चीज को पैसा जो रिटर्न का रखा हुआ है उसको जब्ती का अधिकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हुआ है, क्योंकि आपने उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है और आपने वो काला धन तोड़ के रखा है। यही जब्ती का अधिकार में उनके पास रहता है। और ये जो है ये पहले सेक्शन 404 और सेक्शन 101, 177 आईपीसी के तहत प्रावधान रखा हुआ है। सेक्शन 100 के तहत की भी हम सर्च एंड सीजर में इस ढंग का तरीका अपनाएंगे और उसके लिए इंक्वायरी करेंगे और वो पता लगाएंगे कि देखिए आपने सही ढंग से पैसा कमाया है और नहीं कमाया है तो आप उसका हिसाब दीजिए, फिर आप इनकम टैक्स के पास जाइए। जी ठीक है सर, ये बताइए कि ब्लैक मनी कानून में जो विदेशों में धन छुपाने या फिर गलत जानकारी देने या टैक्स ना देने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, ये ब्लैक मनी तो चाहे आप देश में छिपाएं या विदेश में छिपाएं, लेकिन विदेश में अगर आपने छिपा के रखा तो बहुत ही गड़बड़ किया है। आपने आए दिन, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप आए दिन देखिए, पढ़ने को और सुनने को आपको मिलता हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पैसा सिर्फ बैंक में छिपा के रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने पैसा जो है किसी दुबई के या किसी और बैंक में छिपा के रख दिया है, यानी वह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आपके देश में कमाया हुआ पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में गया है और वहां के बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर रहा है। तो आपने ये देश के साथ धोखा किया, आपने पूरे समाज के साथ धोखा किया, जो लूटपाट आपने की है और वो गलत हुआ है। तो इसलिए इस कानून को और भी कड़ा बना दिया गया है। एक तरह से यह तो आपका दोहरा क्राइम हुआ, एक दोहरा अपराध हुआ कि आपने इस देश में लूटपाट की और विदेशों में रख दिया। तो इसी नाते जो लोग धन जमा करते हैं और जो लोग धन जमा कराने में बाहर के देशों में उसमें हिस्सेदारी बनते हैं, जो प्रोवोक करते हैं, जो लोगों को एक्साइट करते हैं कि आप जाइए और वहां जमा कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जो बैंक में, जो विदेशी जगहों पर जो पैसा जमा करते हैं। आप देखते होंगे कि इस देश के लोग, ये तो भारत के कानून के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। माने 50 लाख रुपया कमाया उन्होंने, खेती से जमीन से बेचा और 50 लाख रुपए उन्होंने कहीं अमेरिका में, कहीं इंग्लैंड में, कहीं जर्मनी में, जापान में और कहीं जगह पर पैसा वो रख दिया और फिर वो पैसे से वो जब वहां जाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं और वो मजे मौज मस्ती लेते हैं। ये कानून में बहुत ही बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए
तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है इसे विदेश में पैसा जमा करने की। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी। आपने काले धन से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।